हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंपनीज एक्ट फॉर सीए फाउंडेशन रिवाइज करेंगे। ये फास्ट रिवीजन होगी और ऑब्वियसली यूटिलिटी तभी निकलेगी अगर आपने पहले पढ़ रखा हो। हैंड रिटन है, आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं। एक पेज में मैं लगभग सारा लिखवा दूंगा। ये इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑफ रिवीजन में आपको टाइप्स ऑफ कंपनी सारी करवा दी थी। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज के अलावा हम सब कुछ यहां पे रिवाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1 में बेटा मेन चीज आती है शॉर्ट टाइटल। तो कंपनीज का नाम तो मालूम है, द कंपनीज एक्ट 2013। नंबर 2 एक्सटेंट, वो भी आपको पता होगा, एंटायर इंडिया। नंबर 3 कमेंसमेंट, कि ये एक्ट कौन सी डेट से शुरू हुआ। तो ये एक्ट स्टार्ट होता है बेटा 30 अगस्त 2013 से। और मेन पॉइंट यहां आता है, ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करेगा, एप्लीकेबिलिटी। तो बेटा ये एक्ट लगेगा कंपनी के ऊपर या कुछ कंपनीज जो स्पेशल एक्ट में है, स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज अलग से उनका एक अलग एक्ट है, उनमें वो रजिस्टर्ड है, तो उनके ऊपर ये एक्ट भी लगेगा। तो स्पेशल एक्ट वाली जैसे कह लीजिए बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज या अदर्स, या फिर आप कोई बॉडी कॉरपोरेट है और किसी और एक्ट में आप क्या है रजिस्टर्ड है, उनके ऊपर भी ये एक्ट लगेगा। सेक्शन नंबर 2 एज ए डेफिनेशंस है और टाइप्स ऑफ कंपनीज मैंने करवा दी थी। बाकी जो डेफिनेशंस रेलिवेंट है वो हम कंसेप्ट वाइज आगे कर लेंगे। सेक्शन 3 अच्छा सेक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आप कंपनी बनाने चाह रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में ध्यान रखिए 5 पॉइंट आते हैं। तो ये पॉइंट बनते हैं, पहला आप कंपनी बनाएंगे लॉफुल पर्पस के लिए, पर्पस लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए। नंबर 2 नंबर ऑफ पर्संस, तो नंबर ऑफ पर्संस आई होप सो आपको पता होंगे 7 2 1 7 पब्लिक कंपनी में मिनिमम, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। और ये लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिसका मतलब है साइन करेंगे किसके ऊपर, मेमोरेंडम आर्टिकल पे, अपना नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और ये भी लिख के बताएंगे कितने शेयर सी लेना चाहते हैं। फिर आपने कंपनी बनानी है, लायबिलिटी क्या रखेंगे आप कंपनी की, वो हम पहले पढ़ाए थे सबसेक्शन 21 में गारंटी, 22 में लिमिटेड बाय शेयर्स एंड 92 में अनलिमिटेड कंपनी आपके ऊपर है। कंपनी बनाने के लिए आपको ढेरों कंप्लायंसेस करने हैं और वो आते हैं मेन सेक्शन नंबर 7 के अंदर। सेक्शन 3A सिंपल भाषा में कहें, कंपनी का अलग पर्सन है, लेकिन 3A कहता है पर्सनल लायबिलिटी होगी, मेंबर्स की होगी। और ये जो लायबिलिटी है ये आपकी जॉइंट एंड सेवरल, मतलब आप मेन पॉइंट सेवरल याद रखें, आप अकेले भी लायबल हैं, लेकिन कब लायबल होंगे आप, अगर बिजनेस कंपनी का किया जाता है, कैरिड ऑन, आप काम किए जा रहे हैं और आज 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, एंड नंबर ऑफ पर्संस जैसे हमने ऊपर कोट किए सेक्शन 3 में रिड्यूस हो चुके हैं, जैसे पब्लिक कंपनी में मान लो 5 रह गए हैं, तो वो मेंबर्स जो कोग्निजांट हैं या कह लीजिए अवेयर हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए हैं, तो वो लायबल हो जाएंगे डेट्स ऑफ कंपनी के लिए। और कौन से डेट्स, जो हुए हैं आफ्टर 6 महीने के बाद, कंपनी की जो लायबिलिटी हुई है आपकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। और इस कार्य के लिए आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 4 जिसमें आता है मेमोरेंडम। तो देखिए मेमोरेंडम कंपनी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, मतलब ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स के ऊपर है, आर्टिकल्स इसके सबऑर्डिनेट रहते हैं। तो मेमोरेंडम में बेसिकली क्या आती हैं 5 क्लॉजेस, जिसमें आपने ध्यान रखना है, पहली नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और सबसे क्रूशियल ऑब्जेक्ट एंड पावर क्लॉज, एंड फोर्थ
द लायबिलिटी क्लॉज, पांचवी कैपिटल क्लॉज, और अगर आप ओपीसी हैं तो सक्सेशन क्लॉज, जिसे आप नॉमिनी क्लॉज भी कह देते हैं। तो वरना 5 है, ओपीसी की वजह से 6 हो जाती हैं। तो कंपनी का नाम होना जरूरी है। नाम में ध्यान ये रखें, नॉट रिजेंबलिंग, किसी से मिलता जुलता या सिमिलर नहीं होना चाहिए। और नाम में एंड में आप वर्ड लगाते हैं लिमिटेड अगर पब्लिक है, वरना आप प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं। लेकिन ये वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है। रजिस्टर्ड ऑफिस, जो हम सेक्शन 7 में ही पढ़ेंगे, आपका हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस है, और ये आपको डिसाइड करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्ट एंड पावर क्लॉज, सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज यही है, क्योंकि ये क्लॉज क्या कहती है, आप जो कुछ भी काम करना चाहते हैं वो क्लियरली लिख दीजिए इसके अंदर, उसके अलावा बाकी और कोई काम आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब है विद विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जो आपने लिख दिए हैं आप सिर्फ वही कार्य कर पाएंगे। एंड मैटर्स इंसिडेंटल, या जो आपने मेन जो कार्य लिख दिए हैं वही कर पाएंगे, या उनसे रिलेटेड चीजें। जैसे आपने कहा चिप्स बेचेंगे, आप बनाएंगे एंड बेचेंगे, तो चिप्स आलू के बनते हैं, तो आलू की खेती भी कर सकते हैं क्योंकि वो इंसिडेंटल है, उसके साथ रिलेटेड है। वरना अदरवाइज आप जानते हैं इसके अलावा आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, वरना ट्रांजैक्शंस क्या हो जाएंगी, यूवी, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस। 3 डॉक्ट्रिन है, मैं इकट्ठे बात कर दूंगा। लायबिलिटी क्लॉज के ऊपर देखिए मैं बात आपसे कर आया हूं कि किस तरह की आपने कंपनी तय करनी है, उसी पे कैपिटल तय होगी, और शेयर कैपिटल में भी कैपिटल की बात कर लेंगे। ये मैंने ओपीसी से रिलेटेड बताई दिया कि डेथ या डिसेबिलिटी में वो नॉमिनी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा ओपीसी का। और जब आपने इनकी ड्राफ्टिंग करनी होती है मेमोरेंडम की, तो ड्राफ्टिंग करने के लिए देखिए जब तैयार करने हैं तो शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट का फॉलो किया जाता है, जहां पे कुछ टेबल्स दे रखे हैं, जिसका मतलब है फॉर्म्स दे रखे हैं। अगर मैं इन फॉर्म्स का जिक्र करूं, अगर आप हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, या फिर आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैं, और एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और आपकी शेयर कैपिटल नहीं है। और तीसरा आ गया रिवर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल कह लीजिए। फोर्थ आ गया आप अनलिमिटेड कंपनी है एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नहीं है, या अनलिमिटेड कंपनी है एंड आपकी क्या है, कैपिटल है। तो देखिए टेबल की बात करें, मेमोरेंडम का एंड आर्टिकल दोनों की बात कर देते हैं। ए फॉर आर्टिकल्स, तो टेबल आते हैं ए बी सी डी एंड ई। आर्टिकल स्टार्ट होता है एफ से, एफ के बाद जी, लेकिन रिवर्स कर दीजिए, जी यहां जी एच आई आता है, जे पहले ले लीजिए, आई नीचे ले लीजिए। तो इस तरह से आप टेबल्स, ये फॉर्म याद भी कर सकते हैं। तो इसके बाद सेक्शन 5 में आर्टिकल्स, तो मेमोरेंडम जैसे मैंने कोट किया, और मैंने कहा था डेफिनेशन हम साथ में दोनों क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए आर्टिकल्स एक वर्ड में कहें तो ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इंटरनल कंडक्ट के लिए। दोनों की मैं डेफिनेशन भी लिख के दूंगा मेमोरेंडम आर्टिकल की, लेकिन सिमिलर है तो इकट्ठी लिख देंगे हम। मेन आर्टिकल्स में क्या आता है, आप कुछ भी इंटरनल रूल्स से रेगुलेशन कुछ भी लिखिए। यहां पे जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है आर्टिकल्स सेक्शन 5 में, वो है ईपी, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ये क्या है, इस प्रोविजन को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, वो ये है सेक्शन 14 कहता है अगर आपने आर्टिकल्स क्या करने हैं, बदलने हैं, तो आपको जनरल मीटिंग में क्या पास करवाना होगा, एसआर, स्टैंड्स फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि 75% वोट्स इन फेवर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग तब पास होता है। ईपी, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, इस प्रोविजन का मतलब ही क्या है, इसका मतलब है टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज को बचाने के लिए प्रोविजन आर्टिकल्स में इंसर्ट की जाती है, जिसका सिंपल मतलब है टफ प्रोसीजर होगा टू ऑल्टर इट एज कंपेयर टू एसआर। एसआर से भी टफ प्रोसीजर होगा। ये जो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है,
जब आप इसे इंसर्ट करते हैं आर्टिकल्स में, कब कर सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कंपनी बनने के बाद भी कर सकते हैं, आफ्टर वर्ड्स। लेकिन अगर आपने बाद में ये इंसर्ट करनी है तो यहां पे फर्दर दो बातें हैं, या तो आप हैं पब्लिक कंपनी या हैं आप प्राइवेट कंपनी। तो अगर आप इसे बाद में इंसर्ट करते हैं तो पब्लिक कंपनी में तभी कर पाएंगे अगर आप एसआर पास करें, और यहां प्राइवेट कंपनी में क्योंकि मैक्सिमम 200 लोग होते हैं तो 100% कंसेंट चाहिए होती है सभी मेंबर्स की। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड है, इस एक्स लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट किया है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, काफी बड़ा पैसा लगाया, मान लो 10% शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक कंडीशन डाली, हम आपको पैसा तभी देंगे, तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर आप ईपी बनाते हैं। और ईपी में क्या लिखवा दिया कि अगर कंपनी को फर्दर लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी एफआई से, मतलब बिना एफआई की अप्रूवल के कंपनी कभी भी लोन ले नहीं सकती। और इस चीज को, इस प्रोविजन को आप हटा नहीं सकते बाय एसआर। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ये चीज है। इसके बाद में देखिए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, M&A डेफिनेशन, तो मेमोरेंडम की डेफिनेशन आती है बेटा सब सेक्शन 56 में, आर्टिकल्स की आती है सब सेक्शन 5 में। दोनों की सेम डेफिनेशन है, सिर्फ मेमोरेंडम आर्टिकल्स वर्ड आपस में जैसी भी डेफिनेशन है उस तरह से वो वर्ड आप लगाएंगे, मेमोरेंडम या आर्टिकल, बाकी सब सेम है। जो डेफिनेशन ही कहती है एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, मतलब जब नई नई कंपनी बनी जो आपने मेमोरेंडम आर्टिकल बना दिए, और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर कंपनीज एक्ट, या वक्त के साथ आप जो बदलते गए। सेक्शन 6 कहता है एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग अफेक्ट, मतलब इसका मतलब ये हुआ एक्ट के अंदर जो लिखा है उसी की बात मानी जाएगी, उसका सुपीरियर इफेक्ट है। और ये किस चीज के ऊपर है? ओवर। मेमोरेंडम कहें, आर्टिकल कहें, कोई भी रेजोल्यूशन पास हुए वो कह लें, या कोई भी एग्रीमेंट, मतलब जो कानून में लिखा है उसी की बात मानी जाएगी, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब जब तक कुछ रिवर्स ना लिखा हो। सेक्शन 7 सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि इसके अंदर है इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर। तो इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर में अगर हम लेके चलें तो देखिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना चाहिए, आप अपना राज्य डिसाइड कर लीजिए, स्टेट जहां पे आपने कंपनी लोकेट करनी है, क्योंकि उसी से पता चलती है आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन कि किस आरओसी के पास आपके कागज जाएंगे, और उसी पे क्योंकि कंपनी बनाने पे कागजों पे स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो उसी के हिसाब से डिटरमिन होगी। नंबर 2 ये आता है नेचुरल है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि जिन्होंने कंपनी बनाई जिसे आप कहते हो सब्सक्राइबर, साथ में कौन? कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर को डिजिटल साइन लेने पड़ेंगे। देन सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है जब आप कंपनी बनाने चाहते हो, वो है ये दुनिया भर के कागज, आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो कागजों की अगर हम बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण चीज आती है, इनकॉर्पोरेशन का कागज है स्पाइस प्लस, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि INC 32 में ये फॉर्म है। और ये बहुत बढ़िया फॉर्म है क्योंकि ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है, मतलब एक ही फॉर्म से आप दुनिया भर के कार्य कर सकते हैं। जैसे भाई इसी से कंपनी का नाम तय हो जाएगा, इसी से आपकी क्या हो जानी है? इनकॉर्पोरेशन, इसी से डायरेक्टर को लिए चाहिए होता है डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसी से आपके डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? अपॉइंट हो जाएंगे। तो और इसी फॉर्म में अगर आप चाहें तो इसी के साथ अगर आपने एड्रेस पहले से ही सोच लिया है, पहले से ही आपने फिक्स रख लिया है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का कार्य भी इसी से आपका निकल जाएगा। देन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इसी के साथ लिंक हो जाते हैं। ये सारा का सारा ऑनलाइन फॉर्म है। INC 33 एंड 34 में आपकी फीस तो देनी पड़ेगी, प्रिस्क्राइब्ड फीस एज पर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस एंड फीस रूल्स 2014।
देन देखिए कुछ डिक्लेरेशंस आपको देनी पड़ती हैं। तो डिक्लेरेशंस जो आपको देनी है उसमें ए पॉइंट लें, क्योंकि ये कई सारी आपकी डिक्लेरेशंस हैं। तो सबसे पहले हम डिक्लेरेशन दें तो ये एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन आप कह सकते हैं, जिसका मतलब है कंपलसरी है। ये किस चीज़ की है कि हमने कंपनी बनाने के लिए ऑल कंप्लायंसेस कर दिए हैं। और ये डिक्लेरेशन कौन देता है? जो आपने प्रोफेशनल हायर किया कंपनी बनाने के लिए, जो होगा CA, CS, CS या एडवोकेट। प्लस का मतलब एंड हो गया, यहाँ पे 2 बार CA इसलिए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। एंड प्लस है महेंद्र सिंह धोनी ऑफ कंपनी, जिसका मतलब हो गया मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ कंपनी। देन आपको एक डिक्लेरेशन और देनी पड़ती है INC 9 में। ये डिक्लेरेशन देता है फर्स्ट जिन्होंने कंपनी बनाई सब्सक्राइबर, प्लस अगर कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर जिनका नाम आर्टिकल में लिखा होता है, इनको डिक्लेरेशन ये देनी पड़ती है पिछले 5 साल में, लास्ट 5 ईयर्स में इन्होंने ये 3 काम नहीं किए हैं। मैं इसे कोड की बना के कहता होता हूं। CG की BD, D वाले पॉइंट में 5 साल वाला पॉइंट नहीं लगता कि पिछले 5 साल में ये कॉन्विक्ट नहीं हुए हैं, कोई भी इन्होंने गुनाह नहीं किया है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, ना ही ये कोई गिल्टी है फ्रॉड के कंपनीज से बनाने से रिलेटेड, ना ही इन्होंने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब अपना पूरा फर्ज निभाया है कंपनियों की तरफ। और डी से है डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रू हैं, करेक्ट हैं, टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये डिक्लेरेशन आप देते हैं। देन साथ में आप डिक्लेरेशन देते हैं ये पर्टिकुलर्स की, नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये वो किसके, इन्हीं के ऑफ सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर के, ये इनके पर्सनल डिटेल्स कह लीजिए, वो सारी आप प्रोवाइड करते हैं। देन डिक्लेरेशन में ही आपको ये बताना पड़ता है कि हमने अप्रूवल ले ली है सेक्टोरल रेगुलेटर्स से। तो सेक्टोरल रेगुलेटर्स क्या हैं? जैसे बैंकिंग बिजनेस में आ रहे हैं तो RBI से, शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो सेबी वगैरह से, तो उसका भी आप लगा के ये डिटेल बताते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है अगर अब ROC सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो आपको रजिस्टर कर लेगा और INC 11 में आपको इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगी और साथ में वो आपको अलॉट कर देगा एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसका मतलब है SIN। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये कंपनी को प्रिजर्व करने पड़ते हैं टिल डिसोल्यूशन, जब तक कंपनी बंद ना हो जाए, सारे संभाल के भी आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने पड़ते हैं। अब इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर आपने कंपनी बना ली है फॉल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह से, तो देखिए यहां पे आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है अंडर सेक्शन 447 जो कि फ्रॉड से रिलेटेड है। और साथ में यहां पे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन NCLT को, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि ये कंपनी भाई गलत कागजों से बनी है। NCLT का क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। और ऑर्डर ये आ सकता है, NCLT कह सकती है भैया चेंज करें अपने मेमोरेंडम आर्टिकल, चेंज की जाए कंपनी की मैनेजमेंट, वो ऑर्डर दे सकती है आपका नाम काट दिया जाए रजिस्टर ऑफ कंपनी से सेक्शन 248 में, चैप्टर 18 में, या वो ऑर्डर दे सकते हैं कि कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया जाए, या कोई भी अदर इंसिडेंटल ऑर्डर्स इट में पास। सेक्शन 8 नो डाउट हमारी पहली रिवीजन में हम कर चुके हैं, तो इसलिए हल्का सा बताऊंगा। तो ये कंपनी है चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो
मेन चीज़ है आपने अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल सिर्फ उसी कार्य के लिए करना है, आप डिविडेंड नहीं देंगे। आप प्राइवेट पब्लिक हो सकते हैं, लेकिन वो बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मिनिमम पीयूसी नहीं चाहिए, लेकिन आपको स्पेशल क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि उन्होंने डेलीगेट किया हुआ आरओसी को, लेकिन ये कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन वो कैंसिल होगा आरडी के द्वारा। अगर कोई भी आप डिफॉल्ट करते हैं तो इन दैट सिचुएशन सारे नॉर्मल कंपनीज के कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और या फिर आपका अमेलगमेशन किया जा सकता है सेम कंपनी इसी तरह के कार्यवाली में, या वाइंडिंग अप जो सरप्लस होगा सेम कंपनी ऐसे कार्यवाली में आप दे दिया जाएगा उनको पैसे। मेन चीज़ है, क्योंकि जैसे आज हम नेम क्लॉज की बात कर रहे थे, नेम में ये ज़रूरी आप कुछ वर्ड्स जरूर अपने इस्तेमाल करें नेम में, क्योंकि आप सेक्शन 8 कंपनी है। जैसे आप वर्ड इस्तेमाल करें फॉरम, फेडरेशन, फाउंडेशन, चैम्बर्स, ट्रस्ट या इलेक्टोरल ट्रस्ट या एसोसिएशन एटसेट्रा, तो आपके लिए वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम आगे। सेक्शन नंबर 9 में आ जाता है आपका इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि जब आरओसी सेक्शन 7 में सेटिस्फाई हो गया, उसने आपको रजिस्टर कर लिया और आपको क्या दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो उससे आप क्या हो गए, आपकी एक अलग से पहचान होगी, बॉडी कॉर्पोरेट, जिसे हम कहेंगे आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। परपेचुअल सक्सेशन हो गया, मीन्स आप अलग हो गए जो लोगों ने आपको बनाया। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स फॉर एवर कॉन्टिन्यूटी, मेंबर्स के मरने से कंपनी मरने वाली नहीं है। कॉमन सील का मतलब है कि एक रबर स्टैंप आप ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इफ़ एनी, आपकी क्या होगी, आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी होगी, वो किसी और मेंबर के नाम पे नहीं रखी जाएगी। आप स्यू एंड बी स्यूड, आप केस कर सकते हैं या आपके ऊपर केस किया जा सकता है। तो ये सब फीचर्स आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इसके ऊपर दुनिया भर की केस स्टडी है, तो केस स्टडी में सारे के सारे केसेस अलग से आपको एक नीचे चार्ट बना देता हूं, ताकि सारे केसेस एक जगह इकट्ठे हो जाएं। और इसी सेक्शन 9 में ये आता है, ये कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होगी, और जिन्होंने जो सब्सक्राइबर्स थे वो क्या बन गए अब कंपनी के, वो कहलाएंगे अब मेंबर्स ऑफ कंपनी। देन सेक्शन नंबर 10 आता है और ये कहता है बाइंडिंग फोर्स, या यूं कह सकते हैं, सिंपल और सेम वर्ड ले लेते हैं जैसे 9 में लिखा, इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मतलब ये भी कंपनी के बनने के बाद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ये बाइंडिंग हो जाएंगे। मतलब जो इसके अंदर लिखा है वो आपको मानना पड़ेगा ऑन कंपनी एंड मेंबर्स। मतलब कंपनी को मेंबर्स की तरफ अपना फर्ज पूरा करना है, मेंबर्स को कंपनी की तरफ। ये आउटसाइडर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। एंड अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स कंपनी बिकम्स डेट फॉर द मेंबर्स, और मेंबर्स ने जो पैसा कंपनी को देना है वो उनके लिए डेट बन जाएगा, वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। तो यहां तक देखिए जो हमारे कोर्स में है वो इसी तरह से ये छोटे छोटे सेक्शंस, आगे कोई सेक्शन एज सच इंस्टीट्यूट ने हमें नहीं बताया है। और एक चीज़ जैसे हम और कहें तो वो ये है कि जैसे कंपनी बनानी है, तो बनाने के लिए ये एक डेफिनेशन हम ले सकते हैं सब सेक्शन 69 में प्रमोटर की, कि जो कंपनी बनाता है उसे प्रमोटर कहते हैं। और प्रमोटर में आती हैं 3 चीज़ें, NCA कहता हूँ मैं से, जिसका नाम आपने लिख दिया है, कहाँ लिख दिया है, 2 कागजों में, या तो प्रोस्पेक्टस में, या कंपनी को हर साल फाइलिंग करनी पड़ती है एनुअल रिटर्न की, तो जिसमें उसका नाम लिखा है वो बन गया प्रमोटर। सी से जिसके पास कंट्रोल है कंपनी का, और कंट्रोल किससे आता है भाई, शेयर से भी आ सकता है, मेनली शेयर से आता है, या आप कंपनी के डायरेक्टर वगैरह हैं। या ए से है जो कंपनी है, ए से अकस्टम्ड, उसको आदत है टू एक्ट इन डायरेक्शंस, मतलब जिसकी बात कंपनी मान ले वो बन गया कंपनी का प्रमोटर, एक्सेप्ट इफ एक्ट्स इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल की बात मानी जाती है तो वो कंपनी का प्रमोटर नहीं कहलाएगा। तो देयर आफ्टर
अगर हम देखें कुछ चीज़ तो हमारे कोर्स में आती है, क्योंकि उससे रिलेटेड डेफिनेशंस भी हैं। शेयर्स कहें या शेयर कैपिटल कह लीजिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ शेयर की डेफिनेशन लेनी चाहिए जो आती है सब सेक्शन 84 में। और शेयर की डेफिनेशन में दो बातें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो शेयर की डेफिनेशन कहती है, शेयर का मतलब है आपका शेयर है इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। आपका शेयर है किसमें? कंपनी की कैपिटल में। एंड इंक्लूड्स स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जब हम शेयर्स का मतलब होता है यूनिट्स, लेकिन अगर हम यूनिट्स की बजाय इस कैपिटल को रिप्रेजेंट करें रुपीस में, रुपीस कहें, फंड्स कहें, मनी कहें, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक। होता क्या है, कंपनी अपने फुली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट कर सकती है किसमें? इन स्टॉक में। तो होगा क्या, अब यूनिट्स नहीं होंगे, वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम शेयर कैपिटल एक तरीके से अकाउंट्स के हिसाब से लेके चलें तो कैपिटल की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले डेफिनेशन आती है सब सेक्शन 8 के अंदर, ऑथराइज्ड कैपिटल, या जिसे आप नाम नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो ये आप सारे जानते हैं। दिस मीन्स द मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन इश्यू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो ये एक मैक्सिमम कैपिटल है जो नेचुरल है। आपकी मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज यही था जिसमें आपने लिखा हुआ है। देन इसी का कुछ हिस्सा आप क्या कर देते हैं, इश्यू कर देते हैं, तो उसी से बन गया इश्यूड कैपिटल सब सेक्शन 50 में। और इश्यूड कैपिटल का मतलब क्या हो गया, वो कैपिटल जो आपने इश्यू करी है फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही टाइम पे आप सारा कैपिटल इश्यू कर दें, टाइम टू टाइम उसका एक हिस्सा। देन इसके बाद लोग शेयर्स लेंगे, सब सेक्शन 86 में आता है, ये है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसका मतलब हो गया जो कि लोगों ने क्या कर ली है, सब्सक्राइब कर ली है फॉर द टाइम बीइंग। और किसने करी है? जिन लोगों ने शेयर्स लिए हम उन्हें क्या कहते हैं? मेंबर्स। अब हम इन लोगों से क्या मांगेंगे? कुछ पैसा। तो सी से आ गया ये कॉल्ड अप कैपिटल, लेकिन सब सेक्शन 15 में आता है। तो बिल्कुल अकाउंट्स के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से मैं ये डेफिनेशंस कोट कर रहा हूँ, इसलिए शफल अप हो रहा है ऑर्डर। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ? मीन्स द अमाउंट कॉल्ड फॉर व्हाट? पेमेंट की भैया 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए दे दो। और लास्ट में आता है जो लोग पैसा देंगे, जिसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल जिसे हम बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में लेके जाते हैं, तो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि ये टोटल एग्रीगेट अमाउंट पेड अप एंड नेचुरल है रिसीव्ड बाय कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट। जैसे कॉल इन एडवांस कह लीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम कह लीजिए, तो उसे हम पेड अप कैपिटल नहीं कहते हैं। शेयर्स के ऊपर सिर्फ हमारे कोर्स में ये 3 सेक्शन बनते हैं, 43, 44 एंड 45। तो नीचे से अगर स्टार्ट करें, 45 क्या कहता है? हर शेयर की क्या होगी? एक नंबरिंग, मतलब हर शेयर का एक डिस्टिंक्ट क्या होगा? नंबर होगा। क्योंकि अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो शेयर नंबर लिखा होता है उस पर, लेकिन अगर शेयर्स आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है जिसे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट, तो नंबर नहीं होता है। देन है शेयर्स का नेचर। नेचर में है, देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, तो ये ट्रांसफरेबल है एंड दूसरी बात मूवेबल है, कहीं पे भी आप अपने शेयर्स ले जा सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। और 43 में आता है आपके टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ शेयर्स में हम देखते हैं तो 43 कहता है 2 तरह के शेयर हैं। तो ये आप जानते भी हैं, एक हो गए जी प्रेफरेंस शेयर और दूसरे हो गए इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को बेसिकली 2 राइट्स होते हैं। एक, भैया इनको डिविडेंड पहले मिलेगा, प्लस अगर कंपनी बंद होती है तो रीपेमेंट कैपिटल की इनको पहले हो जाएगी। तो जिनको ये राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर है, वरना क्या हो गए? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, इक्विटी शेयर फर्दर 2 तरह के हो सकते हैं। इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर हम इसे कहते हैं ऑर्डिनरी वोटिंग राइट इक्विटी शेयर, जिसका मतलब है सभी को वोटिंग राइट सेम है। लेकिन ये दूसरा हिस्सा बड़ा अच्छा है, डीवीआर, जिसका मतलब है डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर। जैसे ये शेयर हैं जिनको वोटिंग राइट कम होंगे लेकिन इनको डिविडेंड थोड़ा ज्यादा
मिल जाता है नॉर्मली। तो हैं तो दोनों इक्विटी शेयर्स, लेकिन फर्क हो गया, एक को वोटिंग राइट कम है, मतलब डिफरेंशियल है, ज़्यादा भी दे सकते हैं बट नॉर्मली कम होते हैं। तो विद दिस बच्चों, यहाँ तक आते आते तो मैं कहूँगा मैंने सारे सेक्शंस आपको ये एक पेज में सारा लिख के दे दिया है, लेकिन 3 डॉक्ट्रिन हैं, केस स्टडीज़ है, ज़रा हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन्स की। तो देखिए ये 3 डॉक्ट्रिन आते हैं और उसके साथ केस स्टडी भी उनकी एडजस्ट हो सकती है। तो डॉक्ट्रिन्स का मतलब है ये बहुत बढ़िया लॉ है, लेड डाउन बाय लेकिन कोर्ट्स। तो ये हमारे कोर्स में 3 डॉक्ट्रिन है। एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वायर्स का मतलब है पावर्स। तो जैसे हम बात कर रहे थे, आपके मेमोरेंडम की ऑब्जेक्ट क्लॉज है, तो आप उससे बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप उससे जाते हैं तो ऐसी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, यूवी हो जाएगी, और यूवी का मतलब है ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, वॉइड। तो जैसे मैंने कहा था केस स्टडी हम इसी के साथ ले लेंगे। तो ये केस था एशबरी रेलवे एंड आयरन और कंपनी वर्सेस रिचे। तो इस केस में ये चीज हेल्ड की गई थी, और इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें हम कि अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा, एज आई सेड वॉइड होंगे। यहां पे पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी डायरेक्टर्स की, क्योंकि उनको पावर नहीं थी लेकिन उन्होंने वो कार्य किया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है, देखिए 399 सेक्शन ही कहता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा इनकी फाइलिंग हो जाती है आरओसी के पास, और आरओसी कौन है, एक पब्लिक ऑफिस है, कोई भी वहां जा सकता है, एक्सेस है उसको, और जा करके इन कागजों को रीड कर सकता है। तो अगर आप ना भी रीड करें तो हम यही लेके चलते हैं प्रिज्यूम्ड रेड। कहने का मतलब है ये डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्शन देता है कंपनी को, किससे, फ्रॉम आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स ये नहीं कह सकते हमें नहीं मालूम आपके ऑब्जेक्ट क्या है, भैया पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप पढ़ के आइए। एंड दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ केवी स्वामी वर्सेस राम मूर्ति। इस केस में ये हेल्ड किया गया। इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, बंद दरवाजे। तो कहने का मतलब है अंदर क्या हो रहा है, नो वन कैन पीप, कोई नहीं झांक सकता। इसलिए हम ये मान के चलते हैं, प्रिज्यूम करके चलते हैं, कंपनी के अंदर जो इंटरनल कार्रवाई हो रही है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो जो भी है सब कुछ क्या है, रेगुलर है, सब कुछ क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि बाहर वाला देख नहीं सकता। तो ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स फ्रॉम कंपनी। एंड दिस थिंग वाज हेल्ड इन द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांट। लेकिन इस डॉक्ट्रिन की कुछ एक्सेप्शंस हैं, इन्हीं एक्सेप्शंस को आप एक नाम दे सकते हैं, या यूं कह लीजिए एक्सेप्शन का मतलब रिवर्स हो गया। तो रिवर्स का मतलब क्या हो गया, ये 2 चीजें थी प्रोटेक्शन, तो यूं कह लीजिए एप्लीकेबिलिटी हो गई किस चीज की, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। तो यहां पे कुछ केस स्टडी भी निकल आती है। जैसे पहला पॉइंट आता है कि कंपनी के अंदर जो भी गलत हो रहा था आपको मालूम था, तो इसलिए अंदर झांकने वाली बात ही नहीं, क्योंकि आपको तो पता है, तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। द केस ऑफ हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नंबर 2, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी कह सकते हैं आप इसे, या इसी पॉइंट को कह सकते हैं एक्ट्स आउटसाइड अपैरेंट अथॉरिटी, मतलब
कि कंपनी या जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी औकात से बाहर है। द केस ऑफ आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी। एंड लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, forgery. Forgery is always nullity held in the case of Rubain versus Great Finjal Consolidated Company। तो अगर इरेगुलरिटी का पता है या आपको डाउट है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी यहां पे। इसके बाद हम और की स्टडी देखें जो कि बेसिकली मैं कहूंगा सेक्शन 9 एंड 10 पे आ जाती है। नाइन एंड 10 सेपरेट लीगल एंटिटी या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर। तो जिसमें सबसे पहले आ जाता है स्टार केस ऑफ सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी, जो कि केस था किसके ऊपर, सेपरेट लीगल एंटिटी पे, कंपनी मेंबर से अलग है। और इसी में केस आता है मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कि कंपनी की प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी है, आप अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा लेंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एंड देन आ जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर। ये केस कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जा सकती है और सेपरेट एंटिटी डिसरिगार्ड की जा सकती है, मेंबर्स को पर्सनली लायबल बनाया जा सकता है। तो दिस इज अ स्टार केस ऑफ सर दिनशा मानिक जी पेटेट, जहां पे उन्होंने 4 कंपनियां फ्रॉड करने के लिए बनाई। तो ये पॉइंट आता है सरकार अपनी रेवेन्यू प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। फोर्थ, ये गिलफोर्ड मोटर कार वर्सेस हॉर्ने, कि आपने कंपनी बनाई है फ्रॉड करने के लिए तो हम लिफ्ट कर देंगे कॉर्पोरेट व्हील। डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड, जहां पता चला था कंपनी का जो करेक्टर है एनिमी करेक्टर है, जर्मनी इंग्लैंड वाला केस। देयर आफ्टर कंपनी बनाई है आपने लॉ को तोड़ने के लिए, वर्कर्स वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर, जहां आपने बोनस एक्ट का डिफॉल्ट करने के लिए कंपनी बनाई ताकि वर्कर्स को ग्रॉस प्रॉफिट पे बोनस ना देना पड़े। इसके बाद आगे आपका या मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो यहां पे कंपनी को लाइसेंस नहीं मिल पा रहे थे, तो आपने एक नई कंपनी बना ली। तो ध्यान रहे कोई कंपनी आपका एजेंट नहीं होता, तो उसके ऊपर ये केस था। और इसके बाद ये मेमोरेंडम सेपरेट लीगल एंटिटी पे ये केसेस आ जाते हैं। 8, 9, 10, 11, चलिए ये 4 केस और लिख देते हैं। डेट इज हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुंझुनवाला, की कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है जैसे ही सेक्शन 9 में कंपनी बन गई। देन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस सीटीओ विच मीन्स कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जहां ये कहा गया, ये भी सेक्शन 9 में है कि सब कंपनी बनते ही
जो सब्सक्राइबर हैं, मैं लिख के आया था सेक्शन 9 में कि वो क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। देयर आफ्टर स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस CWT मद्रास चीफ वेल्थ टैक्स ऑफिसर। तो ये इसमें स्पेंसर वाले में क्या हुआ, अगर एक कंपनी 100% शेयर बाय कर ले किसी अनदर कंपनी के, लेकिन ध्यान रहे ये अनदर कंपनी स्टिल क्या रहेगी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग से पर्सन रहेगी। गोइंग टू द लास्ट केस, हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में क्या था, 100% शेयर्स बाय कर लिए किसने, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और साथ में प्रेसिडेंट साहब ने ऑफ इंडिया के। लेकिन स्टिल हम यही कहेंगे कंपनी की अलग पहचान है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो भैया फटाफट लिख के ये सारे केसेस या जो भी हैं मैंने लिखने की कोशिश करी। आई होप सो आपको इससे कुछ यूटिलिटी, बेनिफिट, एडवांटेज मिले। 1-1.5 पेज में लिखने का बेनिफिट यही होता है कि लंबा चौड़ा एक्ट आप पढ़ते हो, कितने पेजेस पढ़ते हो, लेकिन शॉर्ट में रिवीजन करनी है, हैंड रिटन लिखा है तो आपको एक अच्छा एडवांटेज देता है। सो ऑन दिस नोट आई फाइंड अप, थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड गुड लक।